हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एलन मेजर टेस्ट सीरीज का पहला पेपर सॉल्व कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 35 मतलब सेक्शन ए का सॉल्यूशन बताया था। अब आज के वीडियो में हम लोग सेक्शन बी मींस क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 50 तक के सॉल्यूशन को देखेंगे। ओके, चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारा अगला सवाल आ गया। 35 तक हम लोग कर चुके थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा गया है, सवाल बेसिकली वेक्टर से है। कहा गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 4 है एंड ए डॉट बी इसका मैग्नीट्यूड 3 दिया है। कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। यहाँ पर बच्चों ए क्रॉस बी, ये दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड उन्होंने दिया है 4। अगर मैं निकालूं तो आ जाएगा ए बी साइन थीटा, और सवाल के हिसाब से कितना है बेटा 4 है। और अगर मैं ये डॉट बी को सॉल्व करूं तो ये डॉट बी बच्चों हमारे पास आएगा ये बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। और इस तरह से इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखा कितना, यहाँ के अंदर दे रखा 3। अगर इन दोनों को बच्चों में डिवाइड कर देता हूं तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मींस टेन थीटा। ये आ जाएगा 4/3। अब बच्चों अगर टेन थीटा 4/3 आ गया तो बड़ा फेमस ट्राइंगल यहां बनेगा जो आप सबको पता भी होगा। यहां पर सपोज करिए कोई ट्राइंगल मैंने लिया, ऐसे एक कोई बेटा मैंने ट्राइंगल लिया और इस ट्राइंगल में मैंने कुछ एंगल दिखा दिया कि भैया ये एंगल थीटा है। तो टेन थीटा 4/3 का मतलब ये वाला आर्म अगर 4 रहा होगा 3 और ये 5, वही 3 4 5 वाला केस आ गया। अब हमें निकालना है कि वेक्टर ये प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर ये प्लस ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमें देखना है। बाई फार्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ये बी कॉस थीटा। ध्यान दीजिए बेटा, हमारे पास जो cos थीटा की वैल्यू है वो यहां से आ सकता है जो कि होगा 3/5 रख लेते हैं। यहां पर ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस हो गया स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ये बी cos थीटा। cos थीटा के जगह पर यहां ट्राइंगल से देखिए 3 क्या आ जाएगा 5। ओके, और यहां पर इसको हम लोग बच्चों सिस्टमैटिकली अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ ये बी डिवाइडेड बाई 5। अगर मैं ऑप्शन से मैचिंग कराने जाऊं तो हमको जो ऑप्शन यहां पे दिख रहा बच्चों वो हो गया ऑप्शन 2। ओके, ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ एज शोन इन द फिगर। डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कोई बॉल बेटा ग्राउंड से किसी हाइट पे जो कि 80 मीटर है वहां से ले जाकर के इसको प्रोजेक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, यहां से कोई एंगल पर 30 डिग्री के एंगल पर मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है। तो पूछा है जब वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे आके टकराएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइनल स्पीड क्या होगी। तो सिंपल यहाँ फाइनल स्पीड जो होता है बाई फार्मूला आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर u स्क्वायर प्लस 2gh। फाइनल स्पीड ऐसे केसेज में बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। मैं किसी भी एंगल में थ्रो कर लूं फाइनल स्पीड वही रहेगा। यहां पर अगर हमारा इनिशियल स्पीड सेम है सबके लिए तो यहां पर u स्क्वायर इन द सेंस 30 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ जी के जगह आप 10 ले लो, सवाल ने कहा भी है, और h के जगह पे यहां पर बच्चों हमारे पास 80 मीटर है
यहां पर हो गया 80 मीटर। इसको हम लोग सॉल्व करके इसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। यहां पर बच्चों ये हो जाएगा 1600, हो जाएगा 900, टोटल मिलाकर आ गया 2500। 2500 को हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, तो फाइनल स्पीड हमारे पास आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी निकाला जा सकता है और गैलीलियो के इक्वेशन से भी निकाला जा सकता है। यहां पर 2D मोशन है, Vx निकालते हैं, Vy निकालते हैं, तब फाइनल स्पीड मिलता है, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इसको डायरेक्टली निकाला जा सकता है। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। यहां पर इसका जो आंसर सही होगा कौन सा हो गया, 50, ऑप्शन 1। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर बच्चों 38। 38 नंबर में हमसे कहा गया है कि बॉडी ए इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ ये वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। The second body B is projected upward with the same initial velocity but 4 सेकेंड आफ्टर 4 सेकेंड, उसको 4 सेकेंड के बाद थ्रो किया गया। बोथ दी बॉडीज विल मीट आफ्टर, दोनों बॉडी कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों देखो, सब लोग समझो, यहां पर कहीं कोई ग्राउंड लेवल रहा होगा, जस्ट कंसीडर ये हमारा ग्राउंड है, यहां पर बच्चों ये हमारा यहां पे ग्राउंड है, ग्राउंड पर कोई पॉइंट रहा होगा और इस पॉइंट से मैं किसी बॉडी को थ्रो कर रहा हूं। देखें सब लोग ध्यान से, यहां पर बच्चों मैं कोई बॉडी ले लेता हूं, इस बॉडी को ग्राउंड लेवल से मैं प्रोजेक्ट कर देता हूं बेटा, कोई स्पीड दे करके इसको मैंने ऊपर की तरफ भेज दिया। जैसा कि आपको पता है एक मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा, यहां पर बच्चों एक मैक्सिमम हाइट तक ये ऐसे जाएगा और एक मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और देन ये वापस आएगा, देन ये उसी लाइन में वापस आएगा, लेकिन लाइन को थोड़ा बदल के दिखा रहे हैं ताकि समझ में आए आप। यहां पर बच्चों देन उसी लाइन में ये ऐसे कहीं से वापस आ जाएगा और फाइनली अगर वो सेम पॉइंट पर वो दोबारा वापस आएगा तो बच्चों सेम पॉइंट पर पहुंचने के बाद, सेम पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी स्पीड जो होगी फिर से वही रिपीट हो जाएगी, यहां पर आया फिर से वही स्पीड हो गया। अब इस बात को समझना है, बॉडी ए को फेंक दिया गया तो बॉडी ए यहां से यहां तक आने में कितना टोटल टाइम लेता, पहले इसको हम कैलकुलेट जरा करके अंदाजा लगाते हैं। यहां पर बच्चों टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो बॉडी ए के लिए आ जाता वो होता स्क्वायर रूट माफ करेगा 2u बाई जी, 2u बाई जी, 2u के जगह पर 98 है, 2 इंटू 98, जी की वैल्यू यहां पे ज्यादा बेटर होगा, ले लेना ये 98 है बेटा, यहां पे 98 और जी की वैल्यू 9.8 ले लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 बार जाएगा, टी की वैल्यू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों यहां पर हमारे पास आ गया 20 सेकेंड। अब एक चीज देखिए, इक्वल टू 0 पर अगर चला था तो अगर पूरा मोशन होगा तो टी इक्वल टू 20 सेकेंड पर ये वापस आ जाएगा यहाँ। अब जो हमसे पूछा कि दोनों बॉडी कब मिलेंगे, एक बॉडी टी इक्वल टू 0 पे फेंका गया था, वो कहीं रास्ते में होगा, सपोज जा रहा होगा, और दूसरा बॉडी यहां रास्ते में जा रहा होगा, किसी पॉइंट पर दोनों का कांटेक्ट होगा, ऐसे एक समय बॉडी कोई नीचे उतर रहा होगा और कोई बॉडी ऐसे ऊपर जा रहा होगा, ऐसा कोई सिचुएशन बना होगा। तो इस सिचुएशन में बॉडी बी जब यहां से जा रहा होगा, बॉडी ये यहां से उतर रहा होगा, कितने समय बाद ये होगा, यहां पर बच्चों कितना टाइम लगेगा, बॉडी ये पहले छूटा था यहां पहुंच चुका, बॉडी बी 4 सेकंड बाद चला है, तो दोनों के द्वारा जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा ये दोनों के द्वारा सेम होगा। यहां पर दोनों के द्वारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सपोज y है तो इसकी वैल्यू दोनों के लिए बराबर होगी बेटा। तो सिंपली पहले के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सपोज y1 है और अगले के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सपोज करिए y2 है, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको मैं बेटा इधर कर देता हूं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये दोनों y1 और y2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों बेटा इक्वल हैं तो जरा यहां देखते हैं क्या एल्गोरिदम फिट होता है। बॉडी ए के लिए सॉल्व करें, टी इक्वल टू 0 पर चलना शुरू हुआ था और मान लिया टी इक्वल टू टी पर, टी इक्वल टू टी पर जब ये पहुंचा है तो यहां दोनों एक ही लेवल पे हैं,
मेरे प्यारे बच्चों, जब ये टी समय चल चुका होगा तो दूसरा बॉडी कितना चल चुका होगा, t-4, क्योंकि 4 सेकंड बाद ये चलना शुरू किया था, तो यहाँ के लिए जो टाइम होगा वो t-4 और अगले के लिए t, पहले के लिए t, अगले के लिए t-4। तो b के लिए t-4 टाइम में चला गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये के लिए t टाइम में चले गए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अब देखें, पहले के लिए, ये के लिए y1 हम लिखेंगे ut, u का मतलब हो गया 98 इंटू टी, ये के लिए देख रहा हूं बेटा, इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी के जगह पर हम लिख लेते हैं यहां पर बच्चों 10 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमारे पास, जी की वैल्यू मैंने फिलहाल 9 पॉइंट यहां के अंदर 8 लिया है, तो अभी फिलहाल इसको जी ही रहने देते हैं। हाफ जी टी स्क्वायर, पहले बॉडी के लिए कितना टाइम लिया गया, टी, तो टी स्क्वायर हो गया। यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पहले के लिए हमने निकाल लिया y1 और अगले के लिए निकालेंगे u, वो भी उतने ही स्पीड से चला है ut, लेकिन उसमें जो टाइम लिया गया है 4 सेकंड कम लिया गया है। ठीक है बेटा, 4 सेकंड यहाँ के अंदर कम टाइम लिया गया है, और यहां पर हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ जी टी स्क्वायर, जी इंटू टी माइनस यहां पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। बच्चों यहां पर ये पूरा इक्वेशन बन गया, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करते हैं। 98t माइनस ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ जी को लिख लीजिए 9.8 टी स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास हो जाएगा 98t माइनस ऑफ 98 इंटू 4, 98 इंटू 4 माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी, इसको देखो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हाफ जी, और इसको ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस ऑफ 16 माइनस ऑफ यहां के अंदर आ जाएगा 80, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर हम लोग लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस ऑफ 16 माइनस ऑफ 2ab के हिसाब से माइनस ऑफ 80, ऐसे आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, यहां थोड़ा हल्का कर लेते हैं। 98t कैंसिल हो गया ऐसे, और इस तरह से हमारे पास इधर कितना आ गया है, हमारे पास आ गया माइनस हाफ टाइम्स ऑफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर, इधर जाके देखें ये हो जाएगा माइनस 98 इंटू 4, और इसको मैं ओपन करूंगा बेटा आ जाएगा माइनस हाफ, जी के जगह पर आप लिख लो 9.8 टी स्क्वायर। ठीक है ऐसे, और यहां के अंदर बेटा हमारे पास हो जाएगा माइनस हाफ, जी के जगह पर 9.8 इंटू 16, इंटू यहां के अंदर बेटा मैंने लिख दिया 16 माइनस ऑफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और ये 4 आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ जीटी, ऐसा कुछ आ गया। ये पूरा इक्वेशन आप सॉल्व करके बेटा देखिएगा, इसका जो आंसर आपको मिलेगा सॉल्व करने के बाद वो मिलेगा t इक्वल टू 12 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए कई चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ये वाला पार्ट सीधे यहां से कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी आप थ्रो आउट यहाँ 9.8 इंटू 4 से डिवाइड कर सकते हैं। आपको बेटा यहाँ पर जी के जगह पर 9.8 लिखना, सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, यही 12 सेकंड। पर हमारा अगला सवाल है बेटा, ये रॉकेट से है, कहा गया है रॉकेट ऑफ इनिशियल मास 1500 किलोग्राम ejects gas at constant rate of 10 kilogram per second with relative speed of 5 kilometer per second. What is the acceleration of rocket 50 second after the blast neglecting gravity? ग्रेविटी को कह रहा नेग्लेक्ट करने के बाद, आप बताइए, ये बड़ा खास पॉइंट यहां दिया है, नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी। देखिए जब कोई रॉकेट बच्चों इस तरह से उड़ान कहीं भरता है, जस्ट कंसीडर यहाँ पे मैंने एक कोई सा रॉकेट लिया, इसको उड़ाना चाहा यहां से बच्चों, ये कोई रॉकेट है, चलिए यहां पर ये रॉकेट मान लो उड़ान भर रहा हो, कहीं पर किसी मिशन पे जा रहा हो, समझिए सब लोग ऐसे,
जब ये रॉकेट बेटा ऐसे जा रहा होगा तो इस चलने में सफल इसलिए हो पाता है क्योंकि फ्यूल जो है, फ्यूल ऐसे इंजेक्ट होता है और यहाँ फ्यूल के इंजेक्ट होने से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए इसमें अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम क्रिएट होता है। इनफैक्ट यहाँ रिएक्शन फोर्स एक लगता है, ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स लगता है और ये अपथ्रस्ट फोर्स अगर mg से ज्यादा हो गया तो ये बॉडी ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होता है। सब मिला जुला के इसके ऊपर एफ नेट इक्वल टू एम ए अगर लगाया जाए न्यूटन जी के सेकंड नियम का, बच्चों एक फॉर्म यहां लगाया जाए एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो हमारे पास एफ नेट में एक होगा जो अपथ्रस्ट फोर्स यहाँ के अंदर लगा है, रिएक्शन फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स जो बोल लीजिए, यहां पर माइनस ऑफ हमारे पास होगा एम जी इक्वल टू यहां पर हो जाएगा एम इंटू ये हमसे पूछा है बेटा। यहाँ एम रॉकेट का मास हो गया, एम यहां पर बच्चों हमारे पास रॉकेट का मास हो गया। हमसे उन्होंने कहा है कि सर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दीजिए, अगर ग्रेविटी को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा और इस तरह से एफ आर हमारे पास हो जाएगा एम इंटू ये। यहां पर ये की वैल्यू बच्चों हमारे पास रिएक्शन फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स डिवाइडेड बाय यहां के अंदर बेटा हमारे पास हो जाएगा मास, और ये मास रेजिडुअल मास होता है। जिस समय एक्सीलरेशन हम लोग कैलकुलेट करें उस समय रॉकेट का मास कितना था, दैट इज एम। और रिएक्शन फोर्स जो होता है ये यहाँ जो डेवलप होगा ये होता है डीपी ओवर डीटी। डीपी रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ फ्यूल से रिलेट करें तो वहां पर बच्चों सिंपली फ्यूल का मास और फ्यूल की वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से फ्यूल यहाँ निकल रहा होगा। यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा डीएम ओवर डीटी ऐसे, तो ये मैं यहाँ रख लेता हूं, इसको लिख दिया वी डीएम ओवर डीटी डिवाइडेड बाय एम। ध्यान रहे ये रेजिडुअल मास है, मतलब रॉकेट का जो बचा हुआ मास है, क्योंकि फ्यूल के फॉर्म में कुछ मास कम हो चुका है, यहां पर इसको रखते समय सावधानी रखना है, ये विल बी इक्वल टू वी। फ्यूल के इजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, रिलेटिव वेलोसिटी 5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। डीएम और डीटी रेट ऑफ फ्यूल इजेक्शन जो यहाँ के अंदर होगा वो है 10 किलोग्राम पर सेकेंड। इस पार्ट की वैल्यू डायरेक्ट दिया है, यह है 10 किलोग्राम पर सेकेंड डिवाइडेड बाय यहाँ के अंदर रेजिडुअल मास। अब यहाँ पर रॉकेट का जो सही वाला मास था फ्यूल सही तो 1500 किलोग्राम था और पूछा है 50 सेकंड के बाद, तो बेटा 50 सेकंड के बाद एक सेकंड में 10 किलोग्राम यहां फ्यूल का इजेक्शन हो रहा है। तो यहां पर बच्चों 50 सेकंड में कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10 किलोग्राम, इतना फ्यूल रॉकेट से बाहर कंबस्टन होके बाहर निकल चुका होगा, तो 500 कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000 केजी। 1000 केजी का मतलब 10 की पावर 3 हो गया और 10 की पावर 3 10 की पावर 3 को कैंसिल कर देगा। एक्सीलरेशन यहाँ के अंदर रॉकेट का उस पर्टिकुलर मोमेंट पे 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो मैच करेगा वो हो गया ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास आ गया 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है एन इलेक्ट्रिक पंप इज यूज टू फिल एन ओवरहेड टैंक ऑफ कैपेसिटी 9 क्यूबिक मीटर केप्ट एट हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो बेटा यहां पर कोई मोटर लगा के कोई ओवरहेड टैंक को भरा जा रहा है। ये सपोज करिए यहाँ पे कोई टैंक है, कहीं से पानी को ये कोई मोटर वगैरह लगा होगा, पानी को यहां से उठाकर यहाँ इस टैंक के अंदर भर रहा है ऐसे, कहीं से पानी रहा होगा और पानी को वाटर को यहाँ से उठा के मोटर के जरिए यहाँ पर इसके अंदर ओवरहेड टैंक को भरा जा रहा है, ऐसे इसके अंदर पानी जा रहा है, ये भरता जा रहा है। तो हमसे कहा गया है कि सर आप ये बताइए पंप टेक्स 5 मिनट, 5 मिनट का समय लेता टू फिल द टैंक बाय कंज्यूमिंग 10 किलोवाट पावर।
10 किलोवाट पावर कंज्यूम किया और पानी इसमें इसके अंदर भर दिया, जिसकी कैपेसिटी दिया है 9 क्यूबिक मीटर। हमसे कहा गया है कि सर आप ये बताइए इफिशियंसी पंप का क्या रहा होगा, यहाँ कोई मोटर वगैरह लगा रहा होगा, इफिशियंसी पूछा है इसका, जो मोटर या पंप लगा है इसकी इफिशियंसी क्या है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए मुझे दो पावर चाहिए, इनपुट और आउटपुट। इनपुट तो दिया है, इनपुट पावर बेटा यहाँ के अंदर हमको दिया है, आउटपुट पावर हमसे आउटपुट पावर हम निकाल लेते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज इफिशियंसी हमें मिल जाएगा। तो देखें ध्यान से, यहां पर सब मिला जुला के आउटपुट पावर निकालते हैं, क्या होगा, ये होगा, ये हम मास को एच हाइट रेज कर रहे हैं, रेट ऑफ वर्क डन के हिसाब से होगा। यहां पर बच्चों रेट ऑफ वर्क डन के हिसाब से हम लोग ऐसे लिखेंगे mgh बाई टी। यहां पर डेल्टा एम मास अगर डेल्टा टी टाइम में अगर रेज हो रहा है तो ऐसे लिख देंगे, और इस तरह से हमारे पास जी की वैल्यू बेटा 10 हो गया, एच का वैल्यू यहाँ के अंदर 10 मीटर दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, नहीं एच की वैल्यू 10 मीटर दिया है, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच दैट इज 10 मीटर, एंड डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी, ये वाले हिस्से का। यहां पर अगर ये पूरा टंकी भर रहा होगा मतलब इतना पानी इसने उठाया होगा, और इसका जो क्षमता है 9 क्यूबिक मीटर है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 किलोग्राम। तो इसके हिसाब से बच्चों यहां पर जो डेल्टा एम की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहां पर डेल्टा टी कितने समय में, 5 मिनट में। 5 मिनट का मतलब 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 60 कर लीजिए, 5 इंटू 60 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, सब मिला जुला के देखते हैं। यहां पे 3 बार गया, यहां पर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बच्चों सब मिला जुला के आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 दिस इंटू 10 की पावर 3। यहां पर बच्चों ये दोनों से एक जीरो फिर कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 3 वाट, यानी कि यहां पर हो गया 3 इंटू 10, 3 केवल 3, यहां पर हो जाएगा किलोवाट। इफिशियंसी अगर पता करना है तो बेटा इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। परसेंटेज में देखना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, आउटपुट पावर 3 किलोवाट और इनपुट पावर 10 किलोवाट था, मल्टीप्लाइड बाई 100। बेटा इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 30%। इसका करेक्ट चॉइस जो यहां के लिए होगा वो हो गया ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 would be the correct choice for this particular question. Now let's enjoy question number next one. अगला सवाल यहां पे है बेटा क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑसिलेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस। किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हमको दिया है 20 प्लस x माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमसे कहा गया वेयर u इज इन जूल्स एंड x इन मीटर्स, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 36 जूल। तो हमसे कहा गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। बच्चों देखो ध्यान से, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी दिया है, किसी भी समय पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा इसी को टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे, और ये कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। ये बच्चों यहां के अंदर कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो जनरेट होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जन्मदाता होता है कंजर्वेटिव फोर्स। मान के चलेंगे बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा तो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम हर जगह मेंटेन रहेगा। जिस समय काइनेटिक एनर्जी की उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मतलब उस समय पोटेंशियल एनर्जी के अंदर मिनिमम वैल्यू रहा होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का जन्मदाता होता है रिस्टोरिंग फोर्स, माफ करिएगा कंजर्वेटिव फोर्स, और यहां कंजर्वेटिव फोर्स जो हमारे पास होगा, जिस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहा होगा
उस समय कंजर्वेटिव, जिस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, उस समय कंजर्वेटिव फोर्स जीरो रहा होगा, मिनिमम रहा होगा एक तरह से। अगर फोर्स निकाला जाए तो यहां आ जाएगा माइनस डी यू ओवर डी एक्स, माइनस यहां पर डी ओवर डी एक्स करेंगे कितना है 20 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको डायरेक्ट सॉल्व करना अगर आप जानते हैं तो एफ यहां के अंदर हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी पहले बाहर ही रहने दीजिए, जीरो जीरो हो गया, प्लस एक्स माइनस 2 को करेंगे 2x माइनस 2 आ गया, और x माइनस 2 का करेंगे तो सिंपली 1 माइनस 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां के अंदर बच्चों फोर्स की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा वो यहां पर आ जाएगा F इक्वल टू माइनस 2 एक्स माइनस 2। जिस समय फोर्स जीरो रहा होगा, जरा सोचो, उस समय x की वैल्यू, फोर्स अगर जीरो रहा होगा तो x की वैल्यू उस समय 2 के बराबर रहा होगा, ये बात पक्का है। और इस समय पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रही होगी, मिनिमम रही होगी, क्योंकि बेटा इस समय फोर्स की वैल्यू जीरो है, फोर्स की वैल्यू मिनिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम रहा होगा। अब आप लोग देखो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम अगर पाना है तो पोटेंशियल एनर्जी वाले इक्वेशन में x की जगह आप 2 रख लो, तो u की वैल्यू बेटा हमारे पास जो हो जाएगा 20, x की जगह 2 रखेंगे, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, इतना पार्ट यहाँ 20 जूल, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में। तो पोटेंशियल एनर्जी की बेटा अगर मिनिमम वैल्यू इतनी है तो इसको मैं यहां अगर रखता हूं तो हमें क्या मिलेगा, u मीन 20 प्लस के मैक्स, इसी को टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे, जो कि यहां सवाल के अंदर 36 दिया है। इस तरह से बेटा के मैक्स की जो वैल्यू हमारे पास होगी 36 माइनस 20, यहां पर आ गया 16 जूल, ठीक है, 16 जूल। इसके लिए बेटा करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 would be the correct choice for this particular question. Now let's enjoy question number next one. अगला सवाल यहां के लिए बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है अ पार्टिकल ऑफ मास m starts to slide down from the top of fixed smooth sphere। बहुत बढ़िया, हमसे कहा गया व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर इट लीव द कांटेक्ट विथ द स्फीयर। देखो बेटा, सब मिला जुला के यहां पर एक सवाल ऐसे पूछा गया है कि ये कोई ऐसे स्फीयर है, यहां पर स्फेरिकल सरफेस है, इसके टॉप पर इसका कहीं बेटा सेंटर रहा होगा, देखो इसके टॉप पर कोई बॉडी रखा था ऐसे, इसको हल्का सा हमने डिस्प्लेस किया होगा तो ये बॉडी स्लाइड करते 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 ऐसे आ रहा होगा। जिस जगह नॉर्मल फोर्स जीरो होगा उस समय सरफेस का कांटेक्ट ये बॉडी छोड़ देगी और वहां से सरफेस से अलग हो जाएगी। इस तरह का सिचुएशन यहां के अंदर क्रिएट होगा। तो देखो ध्यान से, कहानी कुछ ऐसी होगी, इस सेंटर से इसको मैं मिला दूं ऐसे, मेरे प्यारे बच्चों सपोज करिए ये वाला एंगल थीटा हो, मान लेते हैं यहां पर नॉर्मल फोर्स जीरो होगा, तो ऐसी जगह ये बॉडी सरफेस के कांटेक्ट को लीव करेगा, छोड़ देगा। अब देखो जिस जगह ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिस जगह ऐसा होता सरफेस के कांटेक्ट को छोड़ने की बात होती है, यहां पर ये वैल्यू हमारे पास होता है 2r/3। इसको याद रख कर लीजिए कि यहां पर अगर हम हेमीस्फीयर को माने, सेंटर से 2r/3 वर्टिकल हाइट पर जब ये होता है तो सरफेस के कांटेक्ट को ये छोड़ देता है, और ये वाला हिस्सा जो है ये रेडियस के बराबर होगा। यहां पर बच्चों ये 2r/3 है, ये रेडियस है, तो इसको निकाला जा सकता है। अब देखो इस समय इसका जो एक्सीलरेशन होगा वर्टिकली mg, तो वर्टिकल एक्सीलरेशन g, और mg का बल्कि mg फोर्स लिख लेते हैं, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, ये होगा mg sin थीटा। sin थीटा कैसे, ये एंगल थीटा, तो ये बेटा 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, इधर आ जाएगा mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। ध्यान दीजिए
इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो यहां पे हमें मिलेगा m इंटू ये की जगह g साइन थीटा है, तो जिस जगह कांटेक्ट लीव होने वाला होगा उस जगह टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बच्चों आ जाएगा g साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू इस जगह पे क्या होगा, ध्यान दीजिए यहां पर बच्चों ये हमारा डायग्राम है, इसमें ध्यान देना है। देखिए ये r है, ये बेटा 2r/3 है, तो ये कितना होगा, यहां पर इसको निकालने जाए तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर r स्क्वायर माइनस 4r² 9। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 5 टाइम्स ऑफ r²/9, आगे स्क्वायर रूट के अंदर 5r डिवाइडेड बाई 3, स्क्वायर रूट के अंदर 5r डिवाइडेड बाई 3 ऐसे आ गए। इसको हम लोग बेटा यहां सॉल्व करेंगे तो g साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर 5r डिवाइडेड बाई यहां पर आ गया 3। अगर हम ये वाले डेटा से ऑप्शन को मैच कराएं तो यहां पर बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर 5, अच्छा एक चीज और यहां बेटा साइन थीटा हमें रखना है, साइन थीटा रखना है यहां पर। बच्चों हमारे पास 80 इक्वल टू जी साइन थीटा यहां के अंदर निकालने पर आएगा, जैसा कि आपको पता है। तो अगर हम यहां पर साइन थीटा की वैल्यू रखें तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 5r/3 अपान r, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास जी, ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 3, स्क्वायर रूट के अंदर बेटा 5/3, यही आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 5r/3 अपान r, यानी कि यहां पर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, यहां पर हो गया बेटा 5 डिवाइडेड बाई 3। तो सही जवाब यहां पर खोजने अगर जाते हैं तो इसके लिए करेक्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो गया ऑप्शन 2। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर हमसे पूछा गया है कि सर आप ये बताइए क्वार्टर डिस्क है, तो क्वार्टर डिस्क के लिए आप बताइए यहाँ कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कितना होगा। तो बेटा क्वार्टर डिस्क होता या मान लीजिए हाफ डिस्क ऐसे रखा होता। अब देखो पहले तो ये समझो, यहाँ दो ऑप्शन तो पहले ही फिल्टर हो जा रहे हैं। यहां पर अगर ये क्वार्टर डिस्क है तो बिल्कुल एक्स और वाई के साथ ये सिमेट्री बना रहा है। इसका जो हमारे पास बच्चों यहां पर इसके लिए हम बात करें कि कहां पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो सेंटर ऑफ मास इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन पे ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। सपोज करिए यहां यहां, तो अब यहां पर x की वैल्यू जो भी होगी y की वैल्यू वही होगी, सिमेट्री बन रहा है ना x और y के रेस्पेक्ट में। अगर देखें तो यहां पर बच्चों इस सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहां है, तो बिल्कुल ये देखें बिल्कुल एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है इस लाइन के इधर और उधर, तो यहां सिमेट्री बनेगी। जो x की वैल्यू होगी सेंटर ऑफ मास के लिए वही y की होगी। यहाँ x y अलग अलग है, यहाँ x और y अलग अलग हैं, यहाँ पर सेम है। तो अब ऐसे केस में अगर ये रिंग होता तो यहाँ पर ऑप्शन होता पहला, डिस्क है तो यहाँ क्वार्टर डिस्क के लिए हमारे पास ऑप्शन होगा यहाँ तीसरा। इसको एज ए फार्मूला बच्चों आप याद रखें, इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44, कहा गया इन केस ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन एंड बुलेट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मास ऑफ द बुलेट एंड गन। बिल्कुल सही बात है। जब फायरिंग होती बेटा तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता p² डिवाइडेड बाई 2m। क्योंकि फायरिंग के जस्ट पहले और जस्ट बाद, यूं कह लीजिए जस्ट बाद, लीनियर मोमेंटम बच्चों बंदूक की गोली का, बुलेट का और बंदूक का सेम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हमसे यही कहा है कि यहाँ के अंदर काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी गन एंड बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट एंड गन, उल्टा होगा। बिल्कुल ये बात सही बोल रहा है असर्शन में।
रीजन में बोल रहा है फायरिंग टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। यहां पर बच्चों जब फायर किया जाता है तो टोटल मोमेंटम का मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंटम, बुलेट प्लस गन का मोमेंटम कंजर्व रहता है, और ये बात सही भी है। तो यहां पर दोनों सही है, और कंजर्वेशन मोमेंटम के कंजर्व होने के नाते ही दोनों का लीनियर मोमेंटम इक्वल और अपोजिट हुआ है। ठीक है, बंदूक ये है बेटा, बंदूक से गोली चला, यहां पर गोली चलने के बाद बंदूक रिकॉइल होगा, गोली आगे बढ़ेगा, क्योंकि चलने के पहले लीनियर मोमेंटम जीरो था, तो चलने के बाद भी लीनियर मोमेंटम जीरो बनाना है। तो जितने मोमेंटम से बुलेट चला होगा उतने ही मोमेंटम से यहां पर गन बैक हुआ होगा, रिकॉइल हुआ होगा। और इस तरह से बेटा दोनों का मोमेंटम सेम होने की वजह से डायरेक्ट ये सेंटेंस बन पाया है। तो बिल्कुल असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और यहां रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। यहां पे ऑप्शन पहले में कह रहा है कि असर्शन ये और आर दोनों सही है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। नहीं सर, एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो यहां दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं, यहां 4 हो गया। ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये, ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चों हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कहा गया है फ्रॉम ये सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास 9m, स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3, इसको बेटा रिमूव करने की बात हो रही है, is removed as shown in the figure। बहुत अच्छा। Moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through point O। अब बेटा यहां पे दो हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्सा ये वाला है, इसको हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, इसको निकालने के बाद ये वाला हिस्सा जो व्हाइट वाला पार्ट है ये बचा रहेगा। ठीक है, यहां पर इस व्हाइट वाले पार्ट को कोई और कलर दे देते हैं, जैसे 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 मान लो ये वाला हिस्सा है, ये बच जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा। यहां पर उन्होंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू वो ये वाला एक्सिस। तो यहां पर हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा लेते हैं। देखो ध्यान से, हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। Moment of inertia of complete disk about this axis will be equal to moment of inertia of the part which is going to be removed, जिसको हटाने जा रहे हैं उसका moment of inertia, लेकिन same axis के about, प्लस moment of inertia of remaining part, I2 हमें पता करना है। अब एक एक डेटा लिखते हैं बच्चों। यहां पर जो हमारे पास आई है कंप्लीट डिस्क का सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ पूरे डिस्क का मास उन्होंने दिया है 9m इनटू यहां के अंदर बच्चों हमारे पास हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक है, I1 की वैल्यू हो जाएगी, पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्वयं इसके सेंटर से जाने वाले परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकाले, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा हाफ। इसका रेडियस बेटा r/3 है, तो इसका एरिया कंप्लीट डिस्क के कंपैरिजन में 1/9 होगा, और यहां मास जो होगा वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि थिकनेस एक जैसा हर जगह है। इसका मास इसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कंप्लीट डिस्क का एरिया पाई r², और ये वाले डिस्क का एरिया जिसको निकालने जा रहा है पाई r/3 का स्क्वायर, यानी एरिया 1/9 है, तो इसका मास भी 1/9 होगा। अगर कंप्लीट डिस्क का एरिया यहां पर बच्चों कंप्लीट डिस्क का एरिया अगर पाई r² है, तो इसका हो जाएगा पाई r²/9, तो मास इसका कंप्लीट डिस्क के कंपैरिजन में बाई 9 हो जाएगा। तो इसका मास बच्चों अगर कंप्लीट डिस्क का 9m था, तो यहां पर हो जाएगा खाली m इंटू r स्क्वायर, इसके जगह पर हो जाएगा r/3 का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, इसका रेडियस r/3 का स्क्वायर प्लस, अभी देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाला ये वाले एक्सिस के अबाउट, लेकिन मुझे यहाँ के अबाउट चाहिए। यहाँ के अबाउट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है,
प्लस यहां के अंदर हो जाएगा इस डिस्क का टोटल मास जो कि m है, जो निकालने जा रहे हैं, और इनटू ये वाली डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ऊपर r/3 अगर निकाल दें इसको, तो यहाँ ये हो टोटल r में से r/3 माइनस कर देंगे, r/3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2r/3। यहाँ के अंदर हो जाएगा 2r/3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास हो जाएगा i2। अब देखो यहां पर हो जाएगा 9/2 टाइम्स ऑफ m कैपिटल R का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा बच्चों 1/18 m R का स्क्वायर, प्लस यहां पर आ जाएगा 4/9 m इंटू R का स्क्वायर प्लस ऑफ i2। बच्चों एक काम करते हैं, 18 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 18 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 81, 18 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 81 m R का स्क्वायर इक्वल टू m R का स्क्वायर, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर आ जाएगा प्लस 8 m R स्क्वायर, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हो जाएगा 18i2। ठीक है, अब यहां पर 81 m R स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर 80 आर स्क्वायर माइनस 8 आर स्क्वायर, तो आ जाएगा 72 एम आर स्क्वायर इक्वल टू 18i2। i2 की वैल्यू बेटा यहाँ 72/18, यहां पर हमारे पास हो जाएगा 4 एम आर स्क्वायर। तो इसके लिए जो करेक्ट चॉइस हो गया वो हो गया ऑप्शन 1। ओके, ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 46। उसने कहा ये रिंग ऑफ मास m इज थ्रोन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, रिंग है ऐसे हॉरिजॉन्टल में फेंक दिया गया, ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ स्पीड v0। हमसे कहा स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन स्टार्ट रोलिंग, जब ये रोल करना शुरू करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। अभी तो इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल फेंक दिया गया है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये प्योर रोलिंग मोशन कर रहा बेटा, तो ये तो अभी इसको थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टली, आगे ये बेटा गोल गोल घूमते हुए ऐसे सरफेस पर आगे बढ़ेगा। यहां पर इसकी जो वेलोसिटी होगी सपोज v सेंटर ऑफ मास की, और इसका एंगुलर जो वेलोसिटी है मैंने मान लिया ओमेगा है, रोलिंग मोशन हो गया। ऐसे केस में हम लोग यहां लगाते हैं रोलिंग मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस केस में बेटा यहां पर पहले और जस्ट बाद का सिचुएशन देखें तो यहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। यहां पर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट चीजों को देखेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा लीनियर मोमेंटम m v0 इनटू ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से जो कि आ जाएगा रेडियस r, सपोज r रेडियस है, यहां r लिख लिया, इक्वल टू अभी तक खाली लीनियर मोशन था, अब लीनियर प्लस एंगुलर ये दोनों मोशन होगा। यहां के अंदर हमारे पास हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, जब ये रोल करने लगा तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट निकालेंगे, ये हो जाएगा एम वी आर। ठीक है, एम इंटू वी ये हो गया लीनियर मोमेंटम और आर परपेंडिकुलर आर, प्लस यहां पर एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो यहां पर बच्चों ये हो जाएगा आई इंटू ओमेगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर आ जाएगा एम वी नॉट इंटू आर, एम वी आर यहां के लिए हो गया बेटा, और आई इंटू ओमेगा, आई इन द सेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, डिस्क है क्या है, ये रिंग है, अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट, जो कि हो जाएगा m इंटू आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा के जगह हम लिख सकते हैं v बाई आर। ठीक है, यहां पर बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, m तो वैसे भी हटा दीजिए दोनों साइड से, यहां पर आर स्क्वायर का एक पावर यहां से चला गया, ये हो गया v नॉट इंटू आर इक्वल टू v इंटू आर, प्लस बच्चों यहां के अंदर हो गया v इंटू आर। देखें
इधर हो जाएगा 2v इंटू आर इक्वल टू वी नॉट इंटू आर, आर और आर दोनों साइड से कैंसिल। इस तरह से बेटा 2v डिवाइडेड बाई वी नॉट, 2v डिवाइडेड बाई हो गया वी नॉट। तो यहां के लिए जो v हमारे पास आएगा बच्चों हो जाएगा वी नॉट बाई 2। तो इसका करेक्ट चॉइस हो गया वी नॉट बाई 2 मीन्स ऑप्शन 1। ओके, ठीक है बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 हमारा अगला सवाल है। यहाँ पे कहा गया गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट फ्रॉम 27 डिग्री सी टू 77 डिग्री सी। मान लीजिए बच्चों ये हमारा गीजर हो, गीजर में वाटर जो है वो इनलेट हो रहा है ऐसे, और यहाँ से बच्चों वाटर आउटलेट हो रहा होगा ऐसे, यहाँ से निकल रहा होगा। ये जो वाटर इसके अंदर एंट्री ले रहा सवाल के हिसाब से 27 डिग्री सी पर है, और जो आउटलेट हो रहा है वो 77 डिग्री सी है। ये पानी है, ठंडा ठंडा पानी जा रहा है और गर्म होके बाहर निकल रहा है। ओके, यहाँ पर आगे कह रहा है कि इसको हीट करने के लिए गैस बर्नर का यूज किया गया है। ये बेटा गैस बर्नर है, यहाँ से हीट मिल रहा होगा इसे, और इस हीट को पाकर वाटर वार्म अप हो रहा होगा। यहाँ पर ये गैस बर्नर लगा हुआ है ऐसे, इसके अंदर फ्यूल भरा होगा। ओके, हमसे कहा गया 4 इंटू 10 एंड इट्स हीट ऑफ कंबस्टन इज दिस। गैस बर्नर का जो हीट ऑफ कंबस्टन है वो है 4 इंटू 10 की पावर 4 जूल पर ग्राम। ध्यान दीजिए, 1 ग्राम फ्यूल जब कंज्यूम होगा, कंबस्टन होगा उसका, तो इतना जूल हीट एनर्जी मिल रही होगी। अब देखें बच्चों, कहा गया है कि सर आप ये बताइए देन व्हाट इज द रेट ऑफ कंबस्टन ऑफ फ्यूल अप्रॉक्सीमेटली। रेट ऑफ कंबस्टन मतलब कितना ग्राम पर यूनिट टाइम में यहां पर बच्चों कंबस्टन हो रहा होगा फ्यूल का, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 1 मिनट के अंतराल में कितना हीट एनर्जी इस वाटर वाले कंटेंट को मिला होगा। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एमएस इंटू डेल्टा थीटा। बेटा यहां पर 3 लीटर पर मिनट, वाटर के लिए 3 लीटर और 3 किलोग्राम ये दोनों बराबर होते हैं, तो सिंपली मास यहां पर 3 किलोग्राम रहा होगा। यस, स्पेसिफिक हीट जो यहाँ के अंदर रहा होगा वो रहा होगा वाटर का है 1 कैलोरी पर ग्राम। तो एक काम करते हैं, पर ग्राम में जब हम लिख रहे हैं तो ये 3 किलोग्राम जो हमारे पास है, 3 लीटर इन दी सेंस 3 किलोग्राम, इसको बेटा ग्राम में बदल देते हैं, 3000 हो गया। इनटू यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास हो जाएगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, ये स्पेसिफिक हीट वाटर का हो गया। डेल्टा थीटा टेम्परेचर में परिवर्तन में देख पा रहा हूं 50 का है, 27 से अगर 77 गया है तो टेम्परेचर में चेंज 50 डिग्री सी का है। यहाँ डेल्टा क्यू की वैल्यू बच्चों सॉल्व करने पर हमें पता चलेगा, ये हो जाएगा 15, हाँ 15 इंटू 10 की पावर 4। इतना हीट एनर्जी बच्चों यहाँ पर मिनट सप्लाई हुआ होगा, लेकिन ये कैलोरी में है, कैलोरी पर मिनट, ये पर मिनट का हिसाब निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सब लोग देखो 15 इंटू दिस मच कैलोरी, तो पहले तो इसको जूल में बदल लो। यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर 4, ये हो जाएगा कैलोरी का जूल पर मिनट। पर मिनट इतनी हीट एनर्जी ये दे रहा है। तो आप देखो यहां पर 1 ग्राम फ्यूल इतना हीट एनर्जी देता है, सीधे सीधे हिसाब है। यहां पर सवाल कह रहा है कि 1 ग्राम जो फ्यूल है इतना जूल पर ग्राम, तो हम कहेंगे 4 इंटू 10 की पावर 4 जूल हीट एनर्जी मिलने के लिए यहां पर हमें 1 ग्राम फ्यूल की नीड होती है। तो पर मिनट अगर इतना हीट मुझे चाहिए, जो कि है 15 इंटू 10 की पावर 15 इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर 4, दिस मच जूल हीट मिलने के लिए, इतना बच्चों एनर्जी मिलने के लिए कितने ग्राम के फ्यूल के कंबस्टन की आवश्यकता होगी। हम लोग ऐसे कर देंगे 15 इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर 4, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई, यहां के अंदर हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है,
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, यहां पर ये वाला यहां से कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ये लगभग 4 कैंसिल, तो 15 से थोड़ा सा ज्यादा इसका आंसर मिलेगा। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा लगभग 16 ग्राम। ध्यान रहे ये पूरा डेटा सब कुछ पर मिनट में सॉल्व किया गया, पर मिनट। तो इसके लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो होगा 16 ग्राम पर मिनट। ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहां पे है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया हाइट ऑफ वाटर इन टैंक इज एच। कोई टैंक है बच्चों, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है, उसकी हाइट वगैरह मेंशन की गई है। मान लो ये टैंक हो, इधर से ओपन हो, एक साइड से ओपन बना देते हैं, ऐसे होगा टैंक। यहां पर बच्चों इसके अंदर, इस टैंक के अंदर वाटर भरा है और जितने हाइट तक वाटर भरा है वो हाइट आपको बताया गया है कि सर वो हाइट हमारा एच के बराबर है, दिस हाइट इज एच। ठीक है, आगे बोल रहा रेंज ऑफ वाटर इमर्जिंग आउट फ्रॉम दी होल, फ्रॉम ये होल इन दी वॉल ऑफ द टैंक एट द डेप्थ 3h/4। यहां पर बच्चों 3h/4 कहां से, अपर सरफेस से, तो यहां से 3h/4 यहां कोई ऐसे होल बना हुआ ओरिफिस है बेटा। अगर इधर 3h/4 है तो इधर h/4 होगा, इधर से हो गया 3h/4। यहां से वाटर निकलेगा और इस तरह से ग्राउंड पे यहां पर कहीं जाके पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। हमसे ये वाला रेंज पूछा गया, सपोज x। तो यहां पर अगर इसकी निकलने की फ्लेक्स स्पीड हमारे पास वी है, तो यहां पर x की वैल्यू बच्चों हमारे पास जो होगा x इक्वल टू हो जाएगा वी स्पीड इनटू टाइम। टाइम यहां से यहां तक आने का समय, यहां के अंदर टाइम। वी फ्लेक्स स्पीड स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2g, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। यहां पर बच्चों ये वैल्यू अगर हम स्मॉल एच अभी लिख देते हैं तो इतना हो गया। तो हमारे पास यहां पर वीई के जगह पर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2g इंटू एच, और एच के जगह पर होगा 3 H/4। यहां के अंदर हो गया 3 H/4। ओके, और टाइम जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में निकालते हो वैसे ही बिल्कुल होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2h/g, 2h स्क्वायर रूट के अंदर 2h, h के जगह पर हो गया h/4 ये वाला, बाई जी। ठीक है बेटा, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। यहां पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 जा 4 यहीं से हो गया। दोनों क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो जी जी कैंसिल हो जाएगा। यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3h डिवाइडेड बाई 2। ये वाले स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर बेटा ये हो जाएगा h/2। सॉल्व करेंगे एक बार और, यहां पर दोनों स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहां पर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3 स्क्वायर रूट h इंटू स्क्वायर रूट h हो गया बाई, यहां के अंदर बेटा आ जाएगा 2। तो चारों ऑप्शन को अगर फिल्टर किया जाए तो करेक्ट चॉइस हमें दिख रहा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहां पे आ गया क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहे हैं ईच स्प्रिंग हैज कांस्टेंट ऑफ दिस मच, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट सबके लिए बराबर है जिसकी वैल्यू 10 न्यूटन पर मीटर है। तो देखिए ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों का आ जाएगा 2k, और ये दोनों भी पैरेलल में, इन दोनों का आ जाएगा 2k। अब क्योंकि मास बीच में बधा हुआ है, अगर इसे हम कंप्रेस करें तो जितना एक में कंप्रेशन होगा उतना अगले में एक्सटेंशन होगा, क्योंकि दोनों साइड से बाउंड्री फिक्स है। तो देखने पर तो सीरीज लग रहा है, लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। तो 2k और 2k का पैरेलल के इक्विवेलेंट ओवरऑल बेटा 2k प्लस 2k क्या आ गया 4k। यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 1/2 पाई, स्क्वायर रूट के अंदर बेटा यहां पर हो जाएगा k/m, के इक्विवेलेंट यहां हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करें, मास की वैल्यू 10 किलोग्राम दिया है बेटा, ये आ गया 1/2 पाई, स्क्वायर रूट के अंदर के इक्विवेलेंट
और k की वैल्यू उन्होंने 10 जगह मैंने लिख दिया 40, मास को उन्होंने दिया है दैट इज 10 kg। ओके बेटा, यहां मास की जगह मैंने 10 रख दिया, तो यहां पर 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 बाहर गए, इस 2 को कैंसिल कर देगा, 1/पाई हर्ट्ज। तो यहां पे जो करेक्ट चॉइस होगा बेटा वो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 2। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें, अगला सवाल हमारे पास बच्चों कुछ ऐसे है, कह रहा पार्टिकल इज मूविंग ऑन दी एक्स एक्सिस हैज पोटेंशियल एनर्जी, यू की वैल्यू हमको दिया है, यह है 2 - 20 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर जूल्स along x axis, particle is released at x equal to -3, the maximum value of x will be, x की मैक्सिमम वैल्यू यहां के अंदर क्या हो सकता है, x मीटर में है और u यहां जूल में है, मतलब सब सिस्टम बिल्कुल SI का है। समझे बेटा इसको, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे दिया है, यहां पर हम ये पता लगाने की एक बार कोशिश करें, ये पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है जिसकी वजह से इस पोटेंशियल एनर्जी का जन्म हुआ, वो फोर्स कितना होगा। तो देखो, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डी यू ओवर डी एक्स, माइनस ऑफ डी यू ओवर डी एक्स, एक्स के जगह पर 2 माइनस ऑफ 20x प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यहां पर सॉल्व करने पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा, यहां पे माइनस को तो अभी बाहर ही छोड़ो, यहां पे आ गया 0 माइनस ऑफ 20 प्लस ऑफ 10x। ठीक है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 20 माइनस ऑफ 10x, माइनस को अंदर कर दिया, ये फोर्स हो गया। अब यहां पे सवाल ने ये कहा है कि पार्टिकल को रिलीज किया गया x इक्वल टू -3 पे, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। मेरे प्यारे बच्चों देखो जरा ध्यान से, सपोज करिए ये हमारा x एक्सिस रहा हो, बेटा ध्यान से सुनिए, मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस रहा हो ऐसे, अगर ये वाला हमारा x एक्सिस है, यहां कहीं x इक्वल टू 0 रहा होगा बच्चों, x इक्वल टू 0 कहीं पे रहा होगा, और पार्टिकल को जो रिलीज किया गया वो किया गया x इक्वल टू -3 से। ध्यान दीजिए, x इक्वल टू -3 से पार्टिकल को रिलीज किया गया है। अब अगर बेटा x की जगह मैं यहां पर 0 रख दूं, x की जगह 0 रख दूं, या 0 क्यों रखूं, मैं ये पता लगा लूं, सबसे पहले ये पता लगा लेना ज्यादा बेटर होगा कि यहां पर फोर्स 0 कहां हो रहा है। अगर बेटा थोड़ी देर आप समझो कि अगर ये हिस्सा नहीं होता, मैं इसको डिलीट कर दूं, तो SHM का कंडीशन बन रहा है, बस एक हिस्सा इसको लगाने से क्या होगा, ये भी ऑसिलेशन का ही कंडीशन रहेगा। अब मुझे ये खोजना है कि इस ऑसिलेशन का मीन पोजीशन कहां पे होगा, यहां पर मीन पोजीशन कहां पे होगा, इसको खोजने के लिए जहां भी मीन पोजीशन होगा वहां फोर्स की वैल्यू 0 होगी। फोर्स के जगह पर 0 अगर रखा जाए तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 10x, यानी x की वैल्यू बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा 2। x की वैल्यू यहां पर बच्चों 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर जो भी यूनिट रहा होगा, एक ऐसा पोजीशन होगा जहां पर नेट फोर्स की वैल्यू जो इसे ऑसिलेट करा रहा होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू बेटा यहां कहीं हमने लिया 2, यहां पर फोर्स 0। तो अब देखें, इधर से इधर जो चला, इधर से बेटा इधर जो चला, 3 इधर चला, 2 इधर चला, 5 चला, 5 चला, यहां पर इसका एम्पलीट्यूड कितना बन जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड जितना ये इधर चला है, ये मीन पोजीशन हो गया, उतना इधर भी चलेगा, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड बन गया, जितना इधर एम्पलीट्यूड होगा उतना इधर होगा, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, ऐसे यहां के अंदर बच्चों अगर एम्पलीट्यूड हमें दिखाना है तो इधर देखें, ये 2 और ये 3, 5 चला है, तो इधर भी क्या चलेगा, 5 चलेगा।
5 चले, 2 के बाद 5 और चले, मतलब x की वैल्यू यहां के अंदर 2 + 5 यहां पर हो गया 7। ठीक है, मीटर में चीजें दी हैं। तो x की मैक्सिमम वैल्यू, ये वाला मोशन यहां होगा, दिस वन, दिस ऐसे, यहां ये एम्पलीट्यूड का काम करेगा और x की मैक्सिमम वैल्यू यहां के अंदर बन जाएगा 7 मीटर। ओके, ऑप्शन 3। होपफुली बच्चों ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आशा करते हैं आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे इस टेस्ट को लेकर के या क्वेश्चंस को लेकर के, वो प्रॉब्लम काफी हद तक रिजॉल्व हुए होंगे। ऑल्दो अगर आपको कोई दिक्कत है किसी सवाल को लेके, किसी कॉन्सेप्ट को लेके, तो आप मुझे मेरे नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा आपके यहाँ, वो उस नंबर पे आप बेटा आप मुझे अपना मैसेज भेज सकते हैं, अपना क्वेरी, अपना सवाल भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द उसको रिप्लाई दूं, उसका सलूशन आपको भेज पाऊं। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।